इधर टॉपर की पढ़ाई तैयारी शुरू हो गई है और तुम्हारा ये रील्स देखना बंद नहीं हो रहा। तो एक बार आपका फिर स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पढ़ते रहो पर, और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक बहुत शानदार सेशन लेकर के आए हैं। भाई आपने पेपर में एनालाइज किया होगा प्री बोर्ड में 2 मार्क्स सेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है 3 मार्क्स सेक्शन, इसके बाद 5 मार्क्स सेक्शन, राइट। और केस बेस्ड आता है फिर एक, राइट। तो आज ना हम सेक्शन बी को कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं अपने फिजिक्स को लेकर के, ठीक है। तो आज के बाद आपको सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे या यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकालो, रील से बाहर आओ और इस सेशन को कंप्लीट देखना है, लास्ट तक देखना है अगर आप कंक्लूजन चाहते हैं कंप्लीट फिजिक्स के 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है, एक फिगर मैंने लगाया है यहां पर, प्लेस किया है। क्या कहता है? कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज अ मिरर। जो एम है ना ये एक मिरर है एंड पी इज एन ऑब्जेक्ट। पी क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड क्यू इज मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। अब देखो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड का मतलब अगर ये मिरर है तो पोल और फोकस के बीच में देखो हमें दिख रही है पहली बात। तो देखो इसका जो रे डायग्राम होगा कैसा होगा, पहली रे जाएगी, ठीक है, कन्वर्ज करके कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज है ना, बड़ी इमेज है, इसका मतलब कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? कॉनकेव हो सकता है। तो कॉनकेव के अकॉर्डिंग इसमें रे डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरी रे हमने प्रिंसिपल जो हमारे पास पोल है वहां से हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। क्या देखेंगे कि ये रेज ना जाकर के पीछे मीट आउट होंगी वर्चुअली। कहां पर मीट आउट होंगी? वर्चुअली मीट आउट होंगी और एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा बिहाइंड द मिरर। आपने स्पेशल केस सीखा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। कहता क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर। क्या कहता है? स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर एंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज क्यू। तो पहली बात, अगर मान लो इसमें दिया रहता कि भाई रे डायग्राम फॉर्म करो तो रे डायग्राम आप बना लेते। इसके बाद लेकिन बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि कौन सा मिरर है, तो मिरर हो गया कॉनकेव, 1 मार्क आपका फिक्स हो गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक प्रॉपर्टी लिखो इस इमेज की। तो सबसे खास प्रॉपर्टी है क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपने यहां से अपने 2 मार्क क्या कर लिए? सिक्योर कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये क्या कहता है? कहता है इफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट। कहता है सभी पोजीशंस के लिए, ठीक है, हमेशा जो इमेज मिलती है कैसी मिलेगी? इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। कहता है एंड डेमिनिज्ड, छोटी इमेज मिलती है। देखो अब यहां से आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहा है। कहता है व्हाट टाइप ऑफ मिरर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कॉनकेव में तो सारी पोजीशंस में हमें डिमिनिश्ड या वर्चुअल नहीं मिलती, किसमें मिलती है? कॉन्वेक्स मिरर में। तो टाइप ऑफ मिरर हो गया हमारे पास कौन सा? कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है? ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो अब रे डायग्राम में कोई बच्चा एक रे डायग्राम बना के चलाएगा तो भी उसको नंबर मिलेगा, बट हमें क्या, हमें पता है 2 केस होते हैं तो 2 केस हम लोग को बना देना है। पहला कौन सा होता है भाई? पहला तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? पोल और इन्फिनाइट में कहीं पर भी रखा है। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हो गई, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हो गई, और बिहाइंड द मिरर जो इसका फोकस होता है यहां पर मीट आउट होगी, हाईली डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर? दूसरा डायग्राम हमें पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दें, ठीक है, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरी रे ऑलवेज हम लोग सेंटर से ड्रॉ करते हैं। सेंटर मतलब जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोकस के साइड, तो वहां से ड्रॉ करेंगे। देखो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल गई। तो ये 2 डायग्राम बना देंगे तो आपकी ना इमेज भी अच्छी हो जाएगी और ये हो जाएगा हाँ भाई जानकारी है इस बच्चे को, और पूरे इसको 2 नंबर देके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपसे क्या कहता है। कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इन चीजों को डिफाइन करना है। सबसे पहला है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? देखो ये हुआ प्रिंसिपल फोकस। तो कैसे डिफाइन करोगे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर डाइवर्जन, ठीक है, या आफ्टर रिफ्लेक्शन अ इमेजिनरी रे मीट आउट
एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। लैंग्वेज अपने हिसाब से फ्रेम कर लेना, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये छोड़ दिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर तो नंबर कट जाएगा। अब आपको लगेगा कि भाई मैं प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन तो सही लिख के आया था, लेकिन साइंस में मेरे नंबर कम कैसे आ गए? क्योंकि आपने ये छोड़ दिया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी का जो काम होता है वो शैतान का होता है। बहुत शांति से पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो उसके रेफरेंस में आंसर क्या आ रहा है। फिर क्या कहता है? कहता है पहला तो प्रिंसिपल फोकस हो गया, फिर कहता है फोकल लेंथ। क्या करता है? फोकल लेंथ डिफाइन करो। तो फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कहता है ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। तो लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो हमने एक डायग्राम बनाया, यहां पर P हो गया और यहां पर हमने क्या किया, कुछ इस तरह से पेंट कर दिया। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। पहली रे हम लोगों ने ड्रॉ करी, डाइवर्ज हो गई, कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो यहां पर आपको बता देना है कि F इज अ पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस पॉइंट, और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। आप इसका नाम दे सकते हैं AB इज अ फोकल लेंथ। क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। और जब आप इतना करोगे तो आप अपनी एक अच्छी इमेज ड्रॉ करोगे, तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो, अगर ये सेशन अच्छा लगेगा ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो सारे 3 मार्क क्वेश्चंस, कंक्लूजन, जो भी मोस्ट प्रेडिक्टेबल, मोस्ट प्रोफिशिएंट क्वेश्चन है इस बार 2024 बोर्ड में, वो लेकर के हम लोग आपके सामने आ रहे हैं लगातार। चाहे वो मल्टीपल सीरीज हो, चाहे वो 2 मार्क सीरीज हो, अभी आप अगर चाहेंगे तो 3 मार्क सीरीज हो, चाहे वो मैथ्स में हो, योगेश सर आपको कंटिन्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहे हैं, और चाहे वो फिजिक्स में हो। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि U है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन हमें अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30। अब देखो कैसा डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में जो मार्क्स स्कोर करता है। देखो, सबसे पहले टॉपर्स क्या करते हैं? लिखते हैं गिवन, और गिवन लिखने के बाद उन्होंने क्या लिखा? गिवन में लिखा कि U इज इक्वल टू 30, और इसके बाद लिखेंगे आफ्टर अप्लाई द साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन। एक स्टेप उन्होंने बढ़ा दी, U इज इक्वल टू -30। ठीक है, जैसा इतना किसी एग्जामिनर ने देखा, वो समझ गया कि भाई जो बंदा है सामने वाला, क्योंकि भाई नाम तो आपका होगा नहीं, वो नहीं जानता कि आप चिंटू हो कि राकेश हो कि पुन्नू हो, जो भी हो, तो क्या सोचेगा वो? उसके माइंड में इमेज क्या जाएगी? यार ये ब्रिलियंट बच्चा है, इसको नंबर अपने को देना है। ठीक है, तो आगे कॉपी आपकी वो ऐसे ही फॉर्मली चेक करेगा, नंबर देते आगे बढ़ जाएगा। खैर, हम लोग न्यूमेरिकल में थे, आगे आते हैं। तो U की वैल्यू कितनी है? मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, क्योंकि उसने जगह कवर कर ली। अब देखो फिर से, तो U की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 30, और मैंने यहां पर माइनस अप्लाई कर दिया साइन कन्वेंशन पे। ठीक है, कहता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस 1/2, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3। ठीक है, हमने देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मतलब वर्चुअल बनाता है, तो ये 1/2 हम लोग दिया है किसका वैल्यू? मैग्निफिकेशन का। किसकी वैल्यू है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारे पास? माइनस का V/U, किसके? मिरर के कॉन्टेक्स्ट में। होता है कि नहीं होता? तो यहां से अगर मैं इस वैल्यू को ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास U/2 इज इक्वल टू माइनस का V हो जाएगा। U की वैल्यू जैसे प्लेस करोगे -30/2, तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? V की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पहले फाइंड कर लो। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड कर लोगे, फिर यहां से मैग्निफिकेशन है तो यहां से फिर V और U फाइंड कर लोगे, तो आपके पास U की हमें वैल्यू चाहिए, वो निकल के आ जाएगी। चलो भाई, तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है? याद है आपको? यस, क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, मिरर के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/15 और u की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30। तो जब आप यहां पर -30 रखोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? यहां से देखो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया? 30 आया, ये आएगा 2 माइनस का 1, या यहां से आ जाएगा 1/30, या f निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स का पॉजिटिव अगर फोकस आ रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अब अपने को चाहिए, क्वेश्चन आस्क क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमें चाहिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/3 आनी चाहिए। फिर से देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी, 1/3। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? ठीक है। और ये किसकी वैल्यू हो गई, माइनस का v बाई यू की, या मैं कह सकता हूं कि v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू हो गई माइनस का u अपॉन में 3, माइनस का u अपॉन में 3 हो गई। और u की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। अब फोकस हमें पता है कितना है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब फिर से मिरर फॉर्मूले में प्लेस कर दो, आंसर यू चुटकी में आ जाएगा। जरा देखो तो कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 1/v प्लस का 1/u, वैल्यू प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/30 इज इक्वल टू 1/v की जगह कितना रखोगे, माइनस का u/3, तो माइनस का u अपॉन में 3 रख दिया, यहां आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में u। अब देखो ये 3 ना नीचे से कहां जाएगा, नीचे से आ जाएगा ऊपर, इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में u प्लस का 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1/30 आ जाएगा बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखो, इसके एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा u हमारे पास आ गया एलसीएम, और ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 30 आ गया। ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में 30। जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। मतलब जब u 30 था तो मैग्निफिकेशन था 1/2, जब u 60 सेंटीमीटर हो गया तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1/3 होगा। हमें यही फाइंड करना था। और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है और 3 मार्क में भी देखने को मिल सकता है, अगर इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर ली, जैसे कि एक रे डायग्राम फॉर्म करा दिया किसी के साथ, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा और आपने यहां भी अपने मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हीकल इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो व्हीकल इस मिरर में दिख रहे हैं वो उससे पास में है जितना वो दिख रहे हैं। तो कहता है व्हाई इज दिस वार्निंग प्रिंटेड ऑन द साइड व्यू मिरर मोस्ट ऑफ व्हीकल। तो जो कार्स होती है उनके साइड व्यू मिरर में ये लिखा होता है, आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों ये बताओ, साइड व्यू मिरर में क्या लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की आदत होती है वाइडर व्यू दिखाने की, ठीक है, वाइडर व्यू दिखाने की, हाईली डिमिनिश्ड दिखाने की चीजों को, ताकि कई सारी चीजें एक छोटे से मिरर में तभी तो फिट हो पाती हैं। ओके, और कैसे दिखाता है ये, वर्चुअली ऑब्जेक्ट दिखाता है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहा कितनी डिस्टेंस पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आप फ्रेम करके लिख देंगे, आपको यहां पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखना ये समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो मेरा जो मोटिव है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के वो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। और मैं आपको आंसर भी बताता जा रहा हूं, फ्रेम अपने हिसाब से कर लीजिए, पेन कॉपी निकाल के बैठ लो। क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द अंडरस्टूड बाय द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट ऑफ यू गाइस नोज क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो गैप होती है, डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप डेफिनेशन लिखोगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास देखो ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, ठीक है। कोई रे आई इंसिडेंट करती है, फिर एक बार नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर अवे होगी। अगर ये बेंड ना करती तो कुछ इस तरह से सीधे सीधे निकल जाती है ना। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई हमारे पास इमर्जेंट रे, और ये हो गई इंसिडेंट रे अगर ये बेंड ना करती तो ये जो शिफ्ट आपको दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इससे ना एक लास्ट ईयर एक सेट में क्वेश्चन था कि भाई ये बताओ कि अगर कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और उस मीडियम से बाहर निकलती है, ठीक है, सपोज ग्लास स्लैब ले लो, ग्लास स्लैब में लाइट एंटर करके बाहर निकल गई, तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो बच्चों ये ट्वाइस इन अ ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब में या किसी एक मीडियम से जब बाहर निकलती है तो उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। तो यही पूछ रहा था कितनी बार ये लाइट बेंड करेगी या अवे होगी। तो देखो 2 बार, एक बार बेंड करती है, एक बार अवे हो गई, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन फिनोमेना इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कहता है, इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
अब डायग्राम आपको बनाने के लिए प्रॉपर एक लेबलिंग चाहिए। जैसे कि मान लो आपने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है, यहां पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फिर एंगल्स हमने इसमें क्या कर दिए, एंगल बना दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ आर हो जाएगा, ये एंगल ऑफ आर हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। प्रॉपर जब आप ऐसे लिखेंगे ना, डायग्राम बनाएंगे, तो फिर आपको वो एग्जामिनर डायग्राम देखेगा, हो सकता है आपकी डेफिनेशन पढ़े या ना पढ़े, मार्क्स देके आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है लिस्ट एनी टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स बताओ जिसपे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से जानकारी है, पहला फैक्टर तो होता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। क्या होता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल पे ये रे इंसिडेंट कर रही है हमारे B2C सरफेस पे। ठीक है, तो या फर्स्ट सरफेस बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, एक और फैक्टर होता है, मान लो 3 फैक्टर अगर पूछ लेता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। भाई ग्लास है तो कोई मीडियम है तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, चलो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक मैंने फिर यहां पर एक इमेज लगाई है। ठीक है, टाइम लग रहा था इसको सेट करने में, इसलिए इमेज लगाई। जरा देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कहता है। कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y इज 2/3। मतलब ये हो गया x टू y का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2/3। ठीक है, फिर क्या कहता है, कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z 4/3। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक केस याद रखो, जब 3 मीडियम दिए हो और तीनों आपस में इंटरलिंक हो तो इनके लिए एक केस होता है। क्या केस होता है बच्चों, जरा ये समझिए भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या केस होता है। सॉरी, देखिए केस होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बी मीडियम इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी सी मीडियम इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी ए मीडियम ऑलवेज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे आया भाई, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि एन ए अपॉन में एन बी इंटू में क्या लिखा हुआ है, एन बी अपॉन में एन सी, और ये क्या लिखा हुआ है, एन सी अपॉन में एन ए। अब देखो ए से ए निपट गया, कैंसिल आउट हो गया ना। देखो भाई ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी वाला कैंसिल आउट, सी से सी वाला कैंसिल आउट, कितना बचा 1। तो ये डायरेक्ट हमें एक फॉर्मूले बेस पे तैयार रखना है। ठीक है, और भी कई सारे आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ा हुआ है आपने, फर्स्ट सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का क्या, साइन आई अपॉन में साइन आर। और क्या पढ़ा है आप लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पढ़ा हुआ है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमारे पास देखो गिवन क्या था, जरा फिगर में देखो, गिवन था कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ XY 2/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ YZ 4/3 और निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू X। तो देखो हमने यही फॉर्मूला लगाया और इसके बाद वैल्यू प्लेस करी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, NYZ की वैल्यू गिवन है, ZX की हमें फाइंड करनी है, इक्वल 1 कर दिया। कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/8। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, 1 मार्क हमारा सिक्योर हो गया। ठीक है, यहां से वो चेक करेगा और 1 मार्क आपको देगा, आगे बढ़ेगा। पार्ट सेकंड देखो क्या कहता है, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिएगा। पार्ट सेकंड हमसे कहता है कि भाई इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज इतनी, x में स्पीड गिवन है कि x में स्पीड इतनी है, तो कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है वो किस मीडियम का दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है हमारे पास yx। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, xy। तो आपने रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, मान लो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास 2/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाता है, 3/2, है ना। और कहां से आया, ये हो जाता है 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास। तो ऐसे ही कुछ हमें इसमें दिमाग चलाना है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये हो गया हमारे पास c/v हो गया। अब हमें चाहिए किसका, x में चाहिए, क्योंकि गिवन है ना हमारे पास y के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c/v, क्योंकि x में हमें इसकी स्पीड पता है, y में तो पता नहीं, y में फाइंड करनी है, मतलब मीडियम v में फाइंड करनी है। तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन में x y की वैल्यू 2/3 दी है इज इक्वल टू c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में v, कैलकुलेट कर लोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ इंटू में 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? ठीक है, थोड़ा गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, कहता है कि जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? 15 सेंटीमीटर में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी? 20 सेंटीमीटर। कहता है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले देखो u की वैल्यू कितनी दी हुई? 15 सेंटीमीटर, माइनस लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन हमें अपने आप लगा देना है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। लो भाई, तो सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 15 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसका मतलब ये वाला केस है। देखो हमारे पास ये फोकल लेंथ दी है हमारे पास यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर 15 में रखा है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनेगी सेम साइड, बनेगी नहीं बनेगी? और अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। तो पहला कैरेक्टर क्या है इसका? पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है क्या होगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। तीसरी क्या है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। और फोर्थ क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड। बड़ी होगी ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी होगी। तो लोग इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, चारों हमने लिख दिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। केस तो समझ में आ रहा है ना? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होके जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर जाके पीछे कहीं पर क्या बनेगा? ऐसा कुछ इस तरह से इमेज बनेगी वर्चुअल। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, एक इमेज है, होपफुली विजिबल होगी आपको। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? आपसे कह रहा है बच्चों कि रियल इमेज 2/3 ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये मैग्निफिकेशन दिया है और रियल कह रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -2/3। या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि मिरर है कि ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस है, कोई बात नहीं, तो मैं लिख सकता हूं v/u की वैल्यू कितनी है? -2/3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि when the object is at a distance of 12 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। अब भाई अपन ठहरे साइन कन्वेंशन वाले, माइनस लगा लेते हैं। लगा लिया माइनस, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो जैसे ही यहां पर हम लोग प्लेस करेंगे कि v/u की वैल्यू कितनी है? -12 इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस का प्लस, v की वैल्यू 8 आ गई, प्लस साइन आ रहा, मतलब रियल इन्वर्टेड है। सही है हमारे पास जवाब। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है फाइंड द फोकल लेंथ। क्या कहता है? फाइंड द फोकल लेंथ। तो चलो भाई फोकल लेंथ अपने को फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेते हैं फोकल लेंथ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब बताओ आप में से कितने बच्चों को लेंस फॉर्मूला याद है? सब लोग हैंड रेस करो, सबको याद होगा। तो क्या होता है भाई? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। भाई मिरर में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। ठीक है, f फाइंड करना है तो 1/f। v की वैल्यू कितनी है अपने पास? v की वैल्यू है 8। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है हमारे पास कितनी भाई साहब? u की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। कैसा? -12। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा ना, 48।
देखो अब यहां से जब सॉल्व करेंगे 1/f इज इक्वल टू, तो 6 टाइम ये जाएगा प्लस में कितने टाइम ये जाएगा, 4 टाइम ये जाएगा, 4 टाइम जाएगा, कितना आ गया 10 अपॉन में 48, या फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल टू आ जाएगा 48 अपॉन में 10, ये f इज इक्वल टू कितना का 4.8। अब देखो ये सारी डिजिट किसमें है हमारे पास, हमने किसमें ली है, सेंटीमीटर में ली है, तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, फोकल लेंथ सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, होपफुली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। एक बार इसकी अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। देखो ये क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में करना है। क्यों होमवर्क में करना है, एक कॉपी पेन निकालो और जो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि होमवर्क है उनको नोट करो। ठीक है, उसको नोट करो, इसके बाद उसको सॉल्व करने की, लिखने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन देख लिया, अरे यार ये तो मुझे आता है। कभी कभी वही चीजें जो आपको आ रही होती हैं, जो आपकी अपनी होती है, वो बाद में धोखा कब दे जाए पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान जरूर है, एक तो मुझे भी पता है कि ये रेटिना है डी वाला। ठीक है, तो इनको लेबल करो, लेकिन लेबल करने के साथ साथ एक काम इसमें और करना है, क्या, इन सबके प्रॉपर फंक्शन आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आपने ह्यूमन आईज में आपने इन सारे पॉइंट्स में, जैसे सिलेरी मसल्स हो गई, रेटिना हो गई, है ना, आईलेंस हो गया, इनके आपने प्रॉपर फंक्शन लिखने की, इनका काम क्या है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और होपफुली कि आप लोग होमवर्क जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, कहता है स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व इन द अबव डायग्राम। फुल स्टॉप लगाए, मतलब पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही है कि इस डायग्राम में कौन सा फिनोमेना दिखाई दे रहा है। तो सबको पता है कि अगर कोई मोनोक्रोमैटिक रे किसी प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, उसमें रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो फिनोमेना है आपको लिख देना है, दिस इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा उसको डिक्टेट भी कर सकते हो, 1 या 2 लाइन में, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द डायग्राम which of the two light mentioned above will have the higher wavelength। इन दोनों लाइट्स में, एक येलो लाइट दिख रही है अपने को और एक दिख रही है ब्लू लाइट, इनमें से किसकी वेवलेंथ हायर होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास ये फिनोमेना होता है डिस्पर्जन, तो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, VIBGYOR। ठीक है, तो जब हम लोग अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मतलब कि रेड से वायलेट की तरफ, तो ये ना इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F से डिनोट करते हैं, SI यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ, याद आ गया होगा, 9th में पढ़ा होगा आप लोग। ठीक है, और जब बच्चों हम लोग डाउनवर्ड से अपवर्ड तरफ चलते हैं, तो ये होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। क्या इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, और SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो सर हमें क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, 3-4 दे देगा, ग्रेटर देन लेस देन साइन लगा के बोलेगा कि अरेंज द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अरेंज द ऑर्डर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक खास बात क्या है बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल यहां पर वायलेट और इंडिगो की फ्रीक्वेंसी इन द कंपैरिजन ऑफ ब्लू ज्यादा होगी ना। क्यों फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे नीचे है, और वेवलेंथ इनकी सबसे कम है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम है जितनी ज्यादा वेवलेंथ है। इधर वायलेट की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा है और वेवलेंथ उतनी ही कम है। तो बच्चों जिस भी कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, सबसे कम होती है, वो स्कैटर कम करता है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा लेजर लाइट्स में, डेंजर सिग्नल में, या कोई व्हीकल में ऑलवेज रेड कलर की लाइट लगाई जाती है। ये आपने सिग्नल्स में देखे होंगे। क्यों, क्योंकि रेड कलर ना दूर से विजिबल हो जाता है, वो स्कैटर नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ओके। जबकि अगर मैं बात करूं इन दोनों कलर्स की, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं, ये तो दिखते ही नहीं है। फिर इसके बाद बचा ब्लू, तो ब्लू कलर हमें दिखता है, जैसे स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटर होने के बाद 2 कलर तो इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कि इतने स्कैटर करते हैं, दिखते नहीं है। तो बचा कौन, ब्लू, तो ब्लू विजिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं। ठीक है,
फिलहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अब बताओ इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो लीस्ट डेविएट करता है, ध्यान रखना। देखो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो सबसे ऊपर रहता है, कम डेविएट करता है, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम वो सबसे ज्यादा हायर डेविएट करता है, सबसे ज्यादा डेविएट करता है, सबसे नीचे रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो येलो लाइट की वेवलेंथ ग्रेटर देन होगी ब्लू लाइट के, और ये रीजन लिख देना है जो अभी मैंने आपको डिक्टेट किया, इससे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और देखो ये लास्ट ईयर का ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है पेपर 2023, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अरे अभी तो कितने सारे 12 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपसे क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, लेकिन कहने से पहले जरा 1 मिनट टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म, कैसे तुम 2 आइडेंटिकल प्रिज्म यूज करोगे that a narrow beam of white light incident on one prism emerge out the second prism as white light। तो कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि ये न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? बताओ भाई कितने बच्चों को समझ में आ गया है? होपफुली आप में से 50% स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें न्यूटन रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात हो रही है। तो देखो भाई, तो सबसे पहले क्या है भाई कि कैसे तुम ये चूज करोगे या यूज करोगे आइडेंटिकल प्रिज्म। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि वी चूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म विद सेम एंगल ऑफ डेविएशन विद एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोला मैंने? हम 2 ऐसे प्रिज्म यूज करेंगे जिनका एंगल ऑफ डेविएशन सेम हो किसी भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों प्रिज्म के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, अगर हमें इस फिनोमेना को परफेक्टली परफॉर्म करना है। तो जब ये 2 पॉइंट लिखोगे फिर इसके बाद डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे। कैसे डायग्राम बनाओगे? मान लो ये हमारे पास एक प्रिज्म है और एक प्रिज्म है हमारे पास ये, और इन प्रिज्म की खास बात क्या है कि इनका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो क्या है? सेम है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब क्या है, हमने कोई मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट ड्रॉ करी, ठीक है, ड्रॉ करी, तो अब ये क्या हो गया? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर ना बात? तो ये जैसे ही 7 कलर्स में डिवाइड हुई और यहां से फिर क्या हो जाएगी? ये यहां से क्या हो जाएगी? यहां से मीट करेगी एक ही पॉइंट पर, कुछ इस तरह से। रेड कलर को मैं जरा रिपीट करता हूं और यहां से ये कुछ इस तरह से मैच होगी, ठीक है। और वापस से ये स्क्रीन पर एक व्हाइट लाइट फॉर्म करेगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया न्यूटन का रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बस थोड़ा सा लेबल कर दोगे कि ये है भैया ए फॉर एप्पल, ये बी फॉर बॉल, ये सी फॉर कैट, ये ए, ये बी और ये सी। बस जैसे इतना करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स, वो भी एक भी कम नहीं होगा इसमें से। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताया ना, बच्चे ना इसको लिखना भूल जाते हैं, मिलता है नंबर 1, फिर रोते हैं आके कि साइंस में नंबर कम आ गए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? देखो एक डायग्राम है। क्या डायग्राम दिखा है? और इस डायग्राम को देखो पहले ध्यान से। क्या आपको इसमें कोई रूम विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा तो मैं बता दे रहा हूं। एक रूम है, उस रूम में लाइट की बीम्स आ रही हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पूरे रूम में लाइट हो गई। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है नंदा, वाह, तो नंदा सॉ रे ऑफ सनलाइट एंटरिंग इनटू अ डार्क रूम एज सो इन फिगर, ठीक है। उसने क्या देखा कि डार्क रूम में लाइट एंटर कर रही है, ठीक है। फिर कहता है व्हेन देन ही देन डिड समथिंग, तब उसने उस कमरे में कुछ किया। क्या किया? ठीक है, अच्छा ही सोचना। टू द एयर के साथ in the room after which he was not able to see the rays of sunlight in the room। मतलब उसने फिर ऐसा कुछ कमरे में किया कि अब कमरे में वो रेज को नहीं दोबारा देख पाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है what is that नंदा could have done, तो नंदा ने ऐसा क्या किया है ना, टू मेक द रेज ऑफ सनलाइट इनविजिबल। ये तो जादूगरनी हो गई है, नंदा नहीं हो गई, ये हो गई जादूगरनी नंदा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर जस्टिफाई तो करेंगे लेकिन पहले समझ में तो आया क्या किया। तो सुनो बच्चों, बात ऐसी है ना कि जो लाइट है वो उसको ट्रैवल करने के लिए ऐसा तो है ना कि मीडियम की जरूरत हो, तो बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है। तो तुम चाहे हवा हटा दो चाहे कुछ भी हटा दो, लाइट तो ट्रैवल करेगी। बट लाइट फैलती नहीं है बिना स्कैटरिंग के,
अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो लाइट फिर सीधे सीधे बीम्स में जाएगी, वो पूरे कमरे में लाइट नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नंदा ने क्या किया होगा, नंदा ने जस्ट स्टॉप स्कैटरिंग, उसने जितने भी डस्ट पार्टिकल थे उनको रिमूव कर दिया होगा। तो यही लिखना है कि नंदा रिमूव्ड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर बिकॉज लाइट लाइट क्या करती है, लाइट स्प्रेड होती है बाय द स्कैटरिंग फिनोमेना। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपको नंबर यहां पर पूरा मिलेगा। अब जस्टिफाई करने के लिए आपको स्कैटरिंग को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि सर स्कैटरिंग ये होती है, स्कैटरिंग की वजह से लाइट फैलती है, बाउंस बैक होती है। भाई सिंपल सा लॉजिक है, मान लो ये रे आई, अब यहां पर डस्ट पार्टिकल है तो यहां से टकराने के बाद लाइट इसमें आई, फिर इसमें आई, फिर इसमें आई, फिर यहां से टकरा के इधर गई, यहां डस्ट पार्टिकल से यहां गई, फिर यहां डस्ट पार्टिकल से यहां गई, फिर यहां गई, फिर इस तरह से बाय द डस्ट पार्टिकल लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है पूरे कमरे में। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। तो ये अगर स्कैटरिंग फिनोमेना रोक दिया जाए तो फिर ये सनलाइट हमारे पास ज्यादा इनविजिबल नहीं रह जाएंगी। ठीक है, चलो बहुत शानदार बात है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जो लेटेस्ट जो हमारा मॉडल है ना, पैटर्न है, मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो इस तरह के केस बेस्ड का पैटर्न है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। चलो आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो ये भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा। क्या कहता है, कहता है स्पेस इज मोस्टली वैक्यूम। जो स्पेस है मोस्टली वैक्यूम, उसने बता रखा है पहले से कि भैया वैक्यूम है, वहां कुछ नहीं है। ठीक है, ना डस्ट पार्टिकल ना कुछ। कहता है डिवॉइड ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, व्हाट कलर डज द सन अपीयर। तो भाई जब स्कैटरिंग नहीं हो रही है लाइट की तो कलर्स तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, मतलब व्हाइट कलर जैसा आ रहा है वैसा ही विजिबल होगा। ठीक है भाई, स्कैटरिंग नहीं है वहां पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता। तो सन जो दिखाई देगा ना एस्ट्रोनॉट्स को, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपको मिल गया कि व्हाइट दिखेगा भाई। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, कहता है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर टू ए। अब आंसर के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, सो कलर्स स्कैटर नहीं कर पाते। जब स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो कलर दिखते नहीं। आपको एक अंदर की बात बताऊं, जैसे कि अगर मैंने रेड कलर का कुछ पहना हुआ है तो पता है रेड कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस कपड़े ने रेड कलर की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, बाकी सब क्या कर दी है, रिफ्लेक्ट कर दी है, इसलिए रेड दिख रहा है। और ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या ब्लैक मैंने पहन रखा है तो सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, या पूरी रिफ्लेक्ट कर दी है तो व्हाइट दिख रहा है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये सारी की सारी चीजें स्कैटरिंग की वजह से हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो देखो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, आप बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, कई बार सुना होगा, आपके टीचर्स के मुंह से भी सुना होगा, आपने हो सकता है एग्जाम में भी इसको कई बार दिया हो। कहता है द कलर ऑफ क्लियर स्काई। कौन से एग्जाम में? जो आपके स्कूल एग्जाम चलते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ क्लियर स्काई टू द अर्थ अपीयर्स ब्लू बट फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक। क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग नहीं है। तो अब इसको ना प्रॉपर फ्रेम करके एक बार लिख लेना। ठीक है, फ्रेम करके लिख लेना। वैसे चांसेस इसके बहुत कम है, लेकिन होमवर्क करने में क्या जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी होगी और तुमको याद भी आएगी इस क्लास की, हाँ मैंने उस क्लास में कुछ ना कुछ सीखा, आज कुछ ना कुछ नया जाना। ठीक है, या मैं पहले से जानता था तो रिवाइज हो गया। चलो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 100 जूल ऑफ वर्क, मतलब W की वैल्यू कितनी है, 100 जूल। वर्क भी लिखा है तो अपने को मतलब ही नहीं। कहता है ट्रांसफरिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि Q की वैल्यू कितना दिया है, 20 कूलम। फिर कहता है बिटवीन 2 पॉइंट इन अ कंडक्टर फाइंड द रेजिस्टेंस। कहता है रेजिस्टेंस फाइंड करना है अगर करंट कितना दिया है हमारे पास, 2 एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कहां से फाइंड करोगे? इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, उसी के दो नंबर हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W बाय Q। अच्छा, हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि R फाइंड करने के लिए हमें ओम्स लॉ लगाना है। V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में आए, मतलब अगर मैं V निकाल लूं तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो देखो V इज इक्वल टू W कितना दिया है 100 और Q कितना दिया है 20। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 5 वोल्ट आ गया V,
प्लेस करोगे तो R इज इक्वल टू 5 और I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 ओम। लो आंसर आ गया। तो जो इसमें जो नंबर आपको मिलने वाले हैं ना वो किसके मिलेंगे, किस चीज के आपको नंबर दे रहा है भाई, कोई पागल थोड़ी इतने इजी क्वेश्चन के 2 नंबर देगा। पहला इस फॉर्मूले के और दूसरा इस फॉर्मूले से। तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डायरेक्ट उसने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा जिससे दोनों फॉर्मूले सामने आ गए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है, एक देखो फिगर है और ये ना एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अपने लैब विजिट किया है आपने तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं किया तो मैं आज आपको कुछ सिखाने वाला हूं इसमें। देखो कहता है इन अ गिवन एमीटर अ स्टूडेंट सॉ द नीडल इंडिकेट 12th डिवीजन। एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था। एक स्टूडेंट ने देखा कि जो एमीटर की नीडल है वो 12th डिवीजन में है, ठीक है। कहता है व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द ओम्स लॉ, ठीक है। कहता है इफ एमीटर, अब जो एमीटर है जिसमें वो परफॉर्म कर रहा है कितने डिवीजन है 10 डिवीजन, ठीक है, बिटवीन 0 to 0.5 एम्पियर, 0 से 0.5 एम्पियर तक कितने डिवीजन है बच्चा पार्टी 10 डिवीजन है। तो सबसे पहले कहता है व्हाट इज द एमीटर रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 12th डिवीजन। तो इसके लिए हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या कहता है, कहता है कि डिवीजन मतलब जितने डिवीजन है, तो देखो 0 to 5 हमारे पास डिवीजन है, तो 0 to 5 और एक डिवीजन में कितने हमारे पास करस्पॉन्डिंग डिवीजन है 10, कितने हैं भाई 10। तो ये 10 हम यहां पर करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट कितना आ गया एक डिवीजन का 0.05, कितना आ गया 1 डिवीजन का। अब अपने को कितना चाहिए 12th डिवीजन का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 0.05 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल बेस्ड भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे और ये बहुत टाइम से हो रहा है, लगभग 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क आपको इसका मिल गया, बोलो यस सर मिल गया। दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा क्या कहता है लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, सॉरी ये है दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू कनेक्ट एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। तो आप में से सबको पता है कि जो एमीटर है उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन में, मतलब ऐसा नहीं कि सीरीज वाले रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में, सीरीज का एक पैटर्न होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, जरा देख लो यार, है ना, ऐसा ना हो कि कहीं कि भैया सीरीज पैरेलल, क्योंकि एज ए टीचर मैंने कई बार एनालाइज किया है कि बच्चों को अगर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए सारे अपैरेटस को लगाने के लिए तो प्रॉपर वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी जरा देख के जाना है सर्किट डायग्राम्स को। देखो जरा, तो पहले हमने एक सेल लगा दिया और सेल के साथ हमने क्या लगा दिया 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, एक ये लगा दिया रेजिस्टेंस, एक ये लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। इनको मैच करा दिया और यहां से ऐड कर दिया। यहां पर स्विच रख लेते हैं, के रख लेते हैं, ठीक है, ये V हो गया। तो एमीटर यहां पर लगेगा, सीरीज का मतलब लगातार, देखो सीरीज का मतलब लगातार, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और वोल्ट मीटर कैसे लगता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब हो गया जहां से करंट डिवाइड हो, मतलब यहां पर वोल्ट मीटर लगेगा, यहां मत लगा देना वोल्ट मीटर की भैया यहां पर लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो वोल्ट मीटर आप यहां पर लगाएंगे और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो पैटर्न सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, कंप्लीट रियोस्टेट, राइट, एमीटर, वोल्ट मीटर, 2 बल्ब, 3 बल्ब, ये 4 रेजिस्टेंस, इस तरह के सर्किट डायग्राम आपको बना के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अपने 2 मार्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्या कहता है, कहता है नेम द पोल P, Q, R एंड S ऑफ द मैग्नेट इन द फॉलोइंग फिगर। तो अगर आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पता है तो फिर आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक हमने क्या देखा कि देखो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और ये एरो लगा है साउथ में एंटर कर रही है कि नहीं कर रही। इसका मतलब हमें पता है कि जो P है वो हमारे पास नॉर्थ है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है फॉर फिगर A, ठीक है। और Q हमारे पास कौन सा पोल है, साउथ पोल है, क्लियर। अब जरा फिगर बी में देख लो तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर करती हैं, ये 2 अलग अलग मैग्नेट हैं, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर करती हैं। तो आर बन जाएगा हमारे पास नॉर्थ और हमारे पास एस बन जाएगा क्या, साउथ। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब बी वाला पार्ट देखो क्या कहता है, कहता है स्टेट द इंटरफ्रेंस, ड्रॉ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायग्राम्स। इन डायग्राम के हिसाब से हमें क्या बताना है, लिखना है कि हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो पता चल रहा है कि अगर इफ वी saw the first diagram then we find that the magnetic field line are generated from the north pole, enters from south pole
एंड मेड अ क्लोज्ड कर्व। कैसी बनाती है? क्लोज्ड कर्व बनाती है, ठीक है। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक कैसा कर्व बन रहा है? क्लोज्ड कर्व बनेगा अगर ये दोनों मैग्नेट कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर क्लोज्ड कर्व अभी इस कंडीशन पे नहीं बन रहा है, ये आपको लिख देना है, आपके 2 मार्क पक्के। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझ लीजिए, अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोलता है स्टेट द इंटरफेरेंस, ड्रॉ अबाउट द फिगर, तो आप जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, वो आपको 2 पॉइंट कम से कम लिख देनी है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल सही है, फिजिकल क्वांटिटी है भाई, बी से डिनोट करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। But how can this statement be proved with the help of magnetic field lines on a bar magnet? तो स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है हमारे पास, तो नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई और साउथ से क्लोज्ड लूप बनाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई और साउथ में क्लोज्ड लूप बनाती है। और इनसाइड द बार मैग्नेट कैसे चलती है? साउथ से नॉर्थ चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? इतनी बात नहीं क्लियर? अब हम ये कैसे प्रूव करें कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम यहां पर एक टेंजेंट फॉर्म करें, क्या कराएं? टेंजेंट फॉर्म कराएं। तो टेंजेंट की आदत होती है, उसका नेचर होता है कि वो सिंगल डायरेक्शन शो करती है ऑलवेज। कैसा शो करती है? सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हमारी जा रही है, उस डायरेक्शन में अगर टेंजेंट शो हो रही है, तो ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन, ठीक है। अब हाउ डज वी फाइंड द मैग्नीट्यूड? सो बी देखो, अगर मैं मैग्नेटिक कंपास निडल यहां पर प्लेस करता हूं, कहां पर? नॉर्थ प्लेस पर, तो इसका डिफ्लेक्शन होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक कंपास निडल में दूर ले जाता हूं इस मैग्नेट से, तो इसका डिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब डिस्टेंस के साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये प्रूव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोथ डायरेक्शन तो है ही, साथ में मैग्नीट्यूड भी है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या आप इसको लिख पाओगे? अगर नहीं लिख पाओगे तो एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर आप इस वीडियो को फिर बोर होने लगोगे ना। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर एक होमवर्क देखो है क्या? व्हाट इज सोलेनाइड? सबको पता है क्या होता है सोलेनाइड, है ना? सिलेंड्रिकल कर्व, अगर मैं कोई वायर को रैप करता हूं तो एक सोलेनाइड की तरह बिहेव करेगा अगर इसमें करंट फ्लो कराया जाए। कहता है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये तो समझ में आ गया कि हम लोग कौन सा चैप्टर में है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टॉपिक चल रहा है बिल्कुल, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, देखते रहिएगा। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सोलेनाइड में होती हैं जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट होती हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देना है विद अप्लाई बैटरी, ठीक है। मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कराओगे तभी तो करंट जाएगा, स्टेडी करंट बोल रहा है वो। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके 20 चूंकि 2 क्वेश्चंस के मैंने नंबर नहीं किए थे, तो 23-24 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में है लगातार 2019 से लगा करके 2023 तक के बोर्ड एग्जाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोफिशिएंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और होपफुली इनमें से कई सारे क्वेश्चन तो आपको प्री बोर्ड में देखने को मिले होंगे, राइट। चलो तो लिखा है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बहुत शानदार क्वेश्चन, देखिएगा। प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं, ठीक है, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये है ए और बी, ठीक है, ये करंट हमारे पास जा रहा है। तो ऐसा कौन सा केस होगा जब फोर्स मैक्सिमम होगा? तो बच्चा पार्टी हम लोगों ने एक केस पढ़ा है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब जो कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिखना है कि व्हेन द कंडक्टर इज इन 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज मैक्सिमम। क्लियर? ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमने यही तो पढ़ा था कि तीनों फिंगर्स कौन सी? पापा, मम्मी और मैं, मतलब फोर्स, और एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं मतलब आई बोले तो करंट, ये तीनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज में होने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात। मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल कंडक्टर को प्लेस कर दिया जाए तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा? मिनिमम होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं व्हेन द कंडक्टर प्लेस्ड
parallel to the magnetic field line, so the force experienced by the conductor is minimum. Is that clear? Hopefully आज के सेशन में आपको आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ होगा और यहां से ना फिजिक्स के 2 मार्क्स की टेंशन करना आप छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके रिजल्ट को बूस्ट करने तक आपके साथ है और आप हमेशा जब जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इससे मिलता ही रहेगा। सेकेंडरी, अगर आपने अभी तक हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, नहीं देखा है, तो वीडियोस लिंक में पड़े हुए हैं, उनको आप लोग देखिए, पढ़िए, ताकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादातर सही निकले। क्योंकि एज अ टीचर मैंने फील किया कि बच्चों के जो मार्क्स होते हैं ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।